नमस्कार मित्रों, आज हम भारतीय संविदा अधिनियम 1872 की चर्चा करेंगे। यह स्पष्ट है कि वाणिज्यिक व्यवहारों का महत्व रोज बढ़ रहा है। वस्तुओं और सेवाओं के लेन देन में लगातार वृद्धि हो रही है और ये इसलिए आवश्यक हो जाता है कि हम पक्षकारों के क्रियाकलापों को रेगुलेट करें, विनियमित करें। इसी उद्देश्य से भारतीय संविदा अधिनियम 1872 तैयार किया गया। इस अधिनियम को समझने के लिए कुछ शब्दों को जिनका प्रयोग इस अधिनियम में किया गया है उसके अर्थ समझ लें तो स्पष्ट हो जाएगा। सबसे पहला शब्द है संविदा, कॉन्ट्रैक्ट। संविदा पक्षकारों के बीच का वह करार है जो विधि द्वारा इन्फोर्सिबल है, परिवर्तनीय है। करार शब्द का अर्थ होता है स्वीकृत वचन, एक्सेप्टेड प्रपोजल। तो ये वचनों के परस्पर रेसिप्रोकल प्रोमिसेस से, पक्षकारों के बीच के पारस्परिक वचनों से करार तैयार होता है। शब्दों के अर्थ से यह स्पष्ट है कि करार एक विस्तृत शब्द है। हर संविदा एक करार है, लेकिन हर करार एक संविदा नहीं है। वह करार जो विधि द्वारा परिवर्तनीय नहीं है, इन्फोर्सिबल नहीं है, उसे शून्य करार कहते हैं। कुछ विशिष्ट शून्य करार आप सेक्शंस 24 से लेके 30 में पाएंगे, जैसे विवाह अवरोधक करार, व्यापार अवरोधक करार, विधिक कार्रवाई अवरोधक करार इत्यादि। मित्रों, कोई करार जिसका प्रवर्तन विधि द्वारा रोका गया हो वो शून्य होता है। यह माना जाता है कि संविदा कभी हुई ही नहीं। इन्हें शून्य संविदा कहा जाता है। इसी से जुड़ा एक और शब्द है शून्य करणीय करार, वॉइडेबल एग्रीमेंट। वह करार जो एक या एक से अधिक पक्षकारों के विकल्प पर तो परिवर्तनीय है, परंतु अन्य पक्षकारों के विकल्प पर परिवर्तनीय नहीं है। तो ऐसे करार को हम शून्य करणीय या वॉइडेबल करार कहते हैं। स्पष्ट है कि जब तक इसका खंडन नहीं हुआ है तब तक यह वैध होगा। एक वैध संविदा के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, मैं उन्हें आपको बताऊं। सबसे पहले आवश्यकता है वैध प्रस्ताव और एक वैध स्वीकृति की। पक्षकारों के बीच में मतैक्य होना चाहिए, कंसेंसस होना चाहिए। पक्षकार विधिक संबंध क्रिएट करने की इच्छा रखते हो, पक्षकार सक्षम हो, सहमति स्वतंत्र हो पक्षकारों की, जो प्रतिफल है, कंसिडरेशन है, वो विधि सम्मत हो, और उद्देश्य करार का विधि सम्मत होना चाहिए। लोक नीति का उल्लंघन न हो, करार किसी अन्य विधि के अंतर्गत शून्य घोषित न हो, और अगर कोई प्रक्रियात्मक आवश्यकताएं उसमें है तो उनका पालन किया गया हो। इनमें से कुछ आवश्यकताओं को मैं कुछ विस्तार से आपको समझाना चाहता हूं। जैसे धारा 2A में प्रस्ताव शब्द का अर्थ बताया गया है। यह कुछ करने या करने से विरत रहने की इच्छा की अभिव्यक्ति है। यह कोई प्राकृतिक नेचुरल व्यक्ति कर सकता है या कोई आर्टिफिशियल कृत्रिम व्यक्ति कर सकता है, कंपनी इत्यादि। यह किसी व्यक्ति को उसकी सहमति प्राप्त करने के लिए किया गया हो। यह स्पेसिफिक हो सकता है, जहां एक या कुछ खास व्यक्तियों को किया गया हो। यह जनरल हो सकता है, सामान्य हो सकता है, यहाँ जहां कई लोगों को आप ऑफर कर रहे हो, प्रस्ताव कर रहे हो। एक्सप्रेस हो सकता है शब्दों के माध्यम से, या इम्प्लाइड हो सकता है आपके आचरण के माध्यम से। आप किसी सेल्फ सर्विस काउंटर पर जाएं, अपना भोजन प्राप्त कर लें, आपका आचरण स्पष्ट करता है कि आप प्रस्ताव रख रहे हैं। संप्रेषण आवश्यक है, कम्युनिकेशन होना चाहिए। यह शर्त के साथ हो सकता है, बिना शर्त के भी हो सकता है। यहाँ आवश्यक यह है कि आप एक प्रस्ताव और प्रस्ताव के लिए आमंत्रण का भेद समझें। मैंने आपसे पहले बताया, प्रस्ताव इच्छा की अभिव्यक्ति की अंतिम अभिव्यक्ति है, फाइनल एक्सप्रेशन है, जबकि एक प्रस्ताव के लिए आमंत्रण में, इनविटेशन टू ऑफर के अंदर, एक व्यक्ति उन शर्तों का उल्लेख करता है जिनके आधार पर वह समझौता करने के लिए तैयार है। उदाहरण हो सकता है नीलामी द्वारा विक्रय। उदाहरण हो सकता है अगर आप किसी शेल्फ पर किताबों को पाएं, उसमें प्राइस टैग लगा हो, तो यह प्रस्ताव नहीं है, यह आमंत्रण है आपको कि आप प्रस्ताव रखें। दूसरी महत्वपूर्ण आवश्यकता है एक्सेप्टेंस, स्वीकृति। यह सेक्शन 2B में परिभाषित है। प्रस्ताव तब स्वीकृत हुआ कहा जाता है जब वह व्यक्ति जिसे प्रस्ताव किया गया हो प्रस्ताव के लिए अपनी सहमति व्यक्त कर दे। एक वैध स्वीकृति के कुछ आवश्यक तत्व होते हैं, जैसे यह उस व्यक्ति द्वारा किया गया हो जिसे प्रस्ताव किया गया है।
यह युक्त या रीजनेबल समय के भीतर किया गया है, यह संपूर्ण हो, अनक्वालिफाइड हो, ये उस प्रस्तावक को, ऑफरर को कम्युनिकेट किया गया हो, प्रस्ताव में उल्लिखित तरीके के द्वारा या किसी प्रथा के अनुसार ही ये एक्सेप्टेंस दिया गया हो। यहां महत्वपूर्ण ये जानना कि प्रति प्रस्ताव, क्रॉस ऑफर से कोई किसी संविदा का जन्म नहीं होता। मैं कह रहा हूं मैं अपनी नीली कलम आपको बेचना चाहता हूं और आप उसी वक्त कह रहे हैं कि आप मेरी नीली कलम मुझसे खरीदना चाहते हैं। ये दोनों प्रति प्रस्ताव है, ये दोनों मिलकर ऑफर एक्सेप्टेंस नहीं बन सकते। ये भी आप समझ लें कि प्रस्ताव को एक्सेप्ट करने का, स्वीकार करने का कोई बाध्यकारी प्रावधान, प्रोविजन नहीं हो सकता किसी ऑफर में। ऑफरर, प्रस्तावक ये नहीं कह सकता कि अगर 15 दिनों के भीतर आपसे उत्तर नहीं प्राप्त हुआ तो मैं मान लूंगा कि ये स्वीकृत है। ये एक्सेप्टेबल नहीं है। अगली महत्वपूर्ण आवश्यकता है संविदा की सक्षमता, पक्षकार सक्षम हो, और अधिनियम के अनुसार हर व्यक्ति सक्षम है संविदा करने के लिए, सिवा उस व्यक्ति के जो अवयस्क है या अस्वस्थ मानसिकता का है या वो विधि द्वारा रोका गया हो। यहाँ अस्वस्थ मानसिकता का व्यक्ति उसे समझा जाएगा जो संविदा के अंतर्वस्तु को, विषय वस्तु को समझने में असक्षम हो संविदा के वक्त, या वो संविदा के अंतर्वस्तु का अपने हितों पर पड़ने वाले प्रभाव से अनभिज्ञ हो। अवयस्क द्वारा किया गया संविदा शून्य होगा, लेकिन उसके माता पिता उसकी तरफ से संविदा कर सकते हैं। एक और सूची है, छोटी सी सूची है उन लोगों की जिन्हें विधि द्वारा अनक्वालिफाइड या डिसक्वालिफाइड माना गया है संविदा करने के लिए। विदेशी शत्रु, दूसरा विदेशी राजनयिक, तीसरा सिद्ध दोष व्यक्ति, चौथा दिवालिया व्यक्ति जब तक कि दिवालियेपन से संबंधित प्रक्रिया कचहरी में जारी है, चौथा कुछ निगमित निकाय हो सकते हैं जिन्हें कुछ खास प्रकार की संविदाओं में पक्षकार बनने का हक उस अधिनियम के अंतर्गत नहीं होता जिसके अंतर्गत उनका सृजन हुआ हो। पक्षकारों की सहमति एक और महत्वपूर्ण प्री कंडीशन है, पूर्व शर्त है एक वैध संविदा के लिए। मैंने आपसे कहा कई पूर्व शर्तों में से ये एक महत्वपूर्ण पूर्व शर्त है। इसका अर्थ होता है कंसेंसस एड आइडम, मतलब समान वस्तु के लिए समान मत से सहमत होना। मित्रों, केवल सहमति आवश्यक नहीं है, सहमति स्वतंत्र होनी चाहिए। यह कोवर्शन से, असम्यक प्रभाव से, कपट से या मिस रिप्रेजेंटेशन से प्राप्त की गई न हो। अगर इन तरीकों से प्राप्त की गई सहमति है तो ऐसी संविदा शून्य करणीय, वॉइडेबल संविदा होगी। और अगर ये तथ्यों के भूल पर आधारित है तो मित्रों ऐसी संविदा शून्य संविदा होगी। इस प्रकार के इन शब्दों के अर्थ आप धारा 14 से लेके धारा 22 तक में पाएंगे। संविदा का प्रतिफल आप समझे, जब एक प्रॉमिसर की इच्छा पर प्रॉमिसी या कोई अन्य व्यक्ति कोई कार्य उसने कुछ किया या कुछ करने से विरत रहा, या कुछ करता हो या कुछ करने से विरत रहता हो, या कुछ करने का वचन देता हो या कुछ न करने का वचन देता हो, तो ऐसा कृत्य या प्रतिरति या वचन प्रतिफल कहा जाता है। यह भूत हो सकता है, वर्तमान हो सकता है या भविष्य हो सकता है। इसी से जुड़ा एक सिद्धांत है प्रिविटी ऑफ कॉन्ट्रैक्ट का सिद्धांत, जिसे हम संविदा संबद्ध का सिद्धांत कहते हैं, जिसका अर्थ है कि संविदा के पक्षकारों के बाहर एक तृतीय पक्षकार संविदा के पक्षकारों के संबंध में कोई वाद नहीं ला सकता। यद्यपि संविदा बनाया गया हो उस तृतीय पक्षकार के हित के लिए ही, तब भी वो इस संविदा के संदर्भ में कोई वाद नहीं ला सकता। मित्रों, संविदा अधिनियम 1872 संविदा से उत्पन्न संबंधों के इतर कुछ ऐसे भी संबंधों को रेगुलेट करती हो जो संविदा से उत्पन्न नहीं होने के बावजूद भी संविदा संबंध के समान दिखते हैं। इनको हम संविदा कल्प कहते हैं या हम क्वासाई कॉन्ट्रैक्ट कह सकते हैं। यहाँ भुगतान करने का दायित्व संविदा के आधार पर नहीं होता, बल्कि इस आधार पर होता है कि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति की कीमत पर अनुचित लाभ प्राप्त कर रहा है। उदाहरण के लिए, अगर मैंने आपसे कुछ संविदा किया कुछ माल विक्रय करने के संदर्भ में, और आपको परिधान करने के बदले मैं उसे किसी अन्य व्यक्ति को परिधान कर दूं भूलवश, और वो अन्य व्यक्ति उसका प्रयोग करने लग जाए, तो वो अन्य व्यक्ति उसके मूल्य के लिए उत्तरदायी होगा।
संविदा का उन्मोचन डिस्चार्ज कई तरीकों से हो सकता है। परफॉर्मेंस से दोनों पक्षकार आपस में तय कर सकते हैं कि संविदा को समाप्त किया जाए। संविदा में वर्णित समय अवधि की समाप्त हो जाने पर डिस्चार्ज हो जाएगा। ऐसी कुछ घटनाएं घट जाए जिससे संविदा का पालन असंभव हो जाए तो वो डिस्चार्ज हो जाएगा। ब्रीच ऑफ कंडीशन, संविदा का भंग भी एक तरीका है डिस्चार्ज का, जिसके परिणाम कुछ इस ढंग से होंगे। संविदा का रद्दीकरण, संविदा के ब्रीच के लिए क्षतिपूर्ति का वाद ला सकते हैं आप। किए गए कार्य की मात्रा के अनुसार धन के लिए वाद ला सकते हैं आप विनिर्दिष्ट पालन या स्पेसिफिक परफॉर्मेंस के लिए वाद ला सकते हैं। आप व्यादेश इंजंक्शन प्राप्त कर सकते हैं। तो संविदा के भंग किए जाने के ये परिणाम संभव हैं। मित्रों, इस अधिनियम में सामान्य प्रिंसिपल्स, जनरल प्रिंसिपल्स के अलावा भी कुछ विशेष या विशिष्ट संविदाओं का भी प्रावधान किया गया है। सर्वप्रथम क्षतिपूर्ति, इंडेमनिटी, ऐसी संविदा जिसके द्वारा एक पक्षकार वचनदाता अथवा किसी अन्य व्यक्ति के आचरण द्वारा दूसरे पक्षकार को हुई हानि से उसे बचाने का वचन देता है। उदाहरण के लिए, ए बी को सी द्वारा लाए गए वाद से होने वाले परिणाम से बचाने का अगर वचन देता है तो यह क्षतिपूर्ति की संविदा है, इंडेमनिटी का कॉन्ट्रैक्ट है। दूसरी विशिष्ट संविदा है गारंटी, जिसका अर्थ होता है दोष की स्थिति में तीसरे व्यक्ति के दायित्व के पालन की संविदा। इसमें निश्चित तौर पर 3 पक्षकार होंगे, लेनदार, देनदार एवं गारंटी दाता। उदाहरण, आप बैंक में जाएं या लोन से संबंधित आप समव्यवहार करें, एक तीसरे पक्षकार को, गारंटी दाता को उसमें समव्यवहार में मिलाया जाता है, हस्ताक्षर लिए जाते हैं, जो दोष की स्थिति में क्रेडिटर, लेनदार के दायित्व का पालन करने का वचन देता है। तीसरी विशेष संविदा है समाश्रित संविदा, जिसका अर्थ होता है कंटिंजेंट कॉन्ट्रैक्ट। कतिपय अनिश्चित भावी घटनाओं, कुछ फ्यूचर घटनाओं के घटित होने के मामले में कुछ करने या कुछ न करने की संविदा। उदाहरण के लिए बीमा संविदाएं, जहां बीमा कंपनी कुछ अनिश्चित फ्यूचर घटनाओं के से उत्पन्न होने से बीमित वस्तु को सुरक्षित करने के लिए उसका बीमा करती है। अगला स्पेसिफिक कॉन्ट्रैक्ट या विशिष्ट संविदा है बेलमेंट, जिसे हम उपनिधान कहते हैं। एक व्यक्ति द्वारा दूसरे व्यक्ति को संविदा के आधार पर कुछ खास प्रयोजनों के लिए इस शर्त पर माल का परिधान किया जाता है कि जब प्रयोजन पूरा हो जाए तो या तो माल वापस दे दिया जाए अथवा परिधान करने वाले व्यक्ति के निर्देश के अनुसार उसे डिस्पोज ऑफ कर दिया जाए। उदाहरण के लिए, एक किसान जो बेलर है, उपनिधाता है, अपना स्टॉक वेयर हाउस के स्वामी को, जो कि बेली है, कुछ दिनों के लिए रखने के लिए देता है। ये जो व्यवस्था है ये बेलमेंट है। देखिए, बेलर और बेली, उपनिधिति और उपनिधाता, दोनों के कर्तव्यों का विवरण आप इस अधिनियम में पाएंगे। उपनिधिति का कर्तव्य क्या है? माल की देखभाल करें, माल का अनाधिकृत उपयोग न करे, माल को अपने माल के साथ न मिलाए और प्रयोजन की पूर्ति हो जाने पर माल को उपनिधाता को, बेलर को लौटा दे। मित्रों, अधिनियम में उपनिधाता के कर्तव्य इस ढंग से बताए गए हैं। वो माल के बारे में सभी तथ्यों को प्रकट करेगा, वो आवश्यक प्रभारों का भुगतान करेगा, वो माल की विशिष्ट प्रकृति के कारण कुछ विशेष भुगतान करने की आवश्यकता हुई तो वो करेगा, हानि के लिए उपनीति को की क्षतिपूर्ति करेगा और माल को वापस करेगा। यहाँ यह जानना आवश्यक है कि अगर स्वामी का वस्तु पर नियंत्रण बना रहता है तो कोई उपनिधान नहीं हुआ, कोई बेलमेंट नहीं हुआ। एक आखिरी विशिष्ट संविदाओं में एक आखिरी शब्द है प्लेज, जिसका अर्थ होता है गिरवी, जिसका मतलब है किसी ऋण के भुगतान के लिए या किसी संविदा के पालन के लिए माल का उपनिधान किया जाए तो वो गिरवी कहलाता है। उदाहरण के लिए, अगर ए ने बी से उधार मांगा, बी मांग करता है कि पहले ए पुनर्भुगतान को सुरक्षित करने के लिए अपनी गाड़ी उसके पास गिरवी रखे, तो ये जो व्यवस्था है ये गिरवी है। मित्रों, ये कुछ आधारभूत बातें थी, बहुत बेसिक बातें थी भारतीय संविदा अधिनियम में। उम्मीद है आपको कुछ बातें स्पष्ट हुई होंगी। इस विषय को और समझने के लिए आप हमारे मैनेज के वेबसाइट पर जा सकते हैं। जो रिसोर्स मटेरियल आपको उपलब्ध कराया जाता है आप उसे कंसल्ट कर सकते हैं। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।